हाय फ्रेंड्स, आज हम प्रशासकीय नीति शास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पश्चिमी विचारक, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे जॉन रॉल्स के बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारे पश्चिमी विचारकों में जॉन रॉल्स। तो 20वीं सदी के सबसे महान प्रभावशाली अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक नीति शास्त्री जो हमारे जॉन रॉल्स है, इनकी विचारधारा ने आधुनिक राजनीतिक दर्शन और नीति शास्त्र को पुनर्जीवित करने का काम किया था। उनकी किताब का नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो उन्होंने 1971 में प्रकाशित की थी। तो इस पुस्तक को राजनीतिक चिंतन और नीति शास्त्र के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी युगांतरकारी कृति माना जाता है। जॉन रॉल्स की बात करें तो जॉन रॉल्स ने उपयुक्तवाद की आलोचना करते हुए क्या जॉन रॉल्स ने उपयोगितावाद या यूटिलिटरिज्म की आलोचना करते हुए न्याय और नैतिकता का एक ऐसा सर्वकालिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जो हमारे बहुसंख्यक आबादी है इसके सुख के लिए किसी एक व्यक्ति या अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों के बलि चढ़ाने का विरोध करता है। तो इन्होंने जॉन रॉल्स ने क्या उपयोगितावाद का आलोचना की थी, किसकी उपयोगितावाद की आलोचना की थी और आलोचना करते हुए क्या कहा कि न्याय और नैतिकता का एक ऐसा सर्वकालिक सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया जो हमारे बहुसंख्यक आबादी के सुख के लिए क्या बहुसंख्यक आबादी के सुख के लिए किसी एक व्यक्ति या अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों के बलि चढ़ाने का सख्त विरोध करता है। कि जो उपयोगितावादी है सिद्धांत ये कहता है कि यदि 100 में से 99 लोगों को लाभ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जबकि हमारे जॉन रॉल्स कह रहे हैं कि यदि 100वां व्यक्ति एक व्यक्ति आपके लाभ से वंचित रह रहा है तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। बात करें मैं जॉन रॉल्स की विचारधारा की, जॉन रॉल्स की विचारधारा क्या कहती है, तो हमारे रॉल्स की विचारधारा का केंद्रीय बिंदु है न्याय ही सर्वोच्च गुण है। कि सर्वोच्च गुण क्या है? न्याय। तो रॉल्स की विचारधारा का प्रस्थान बिंदु यह है कि जिसे जैसे विचारों की दुनिया में सत्य सबसे महत्वपूर्ण होता है और समझौताहीन होता है, सत्य का सबसे महत्वपूर्ण और समझौताहीन होता है, वैसे ही सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का सर्वोच्च और बुनियादी सद्गुण क्या होता है? न्याय, मतलब जस्टिस। रॉल्स के अनुसार देखें, यदि कोई कानून या संस्था अत्यधिक कुशल और व्यवस्थित है, यदि कोई कानून या संस्था क्या अत्यधिक कुशल और व्यवस्थित है, लेकिन वो कैसी है? अन्यायी है, तो उसे अनिवार्य रूप से बदल दिया जाना चाहिए, मतलब समाप्त कर देना चाहिए। तो व्यवस्था है उसको क्या अनिवार्य रूप से बदल देना चाहिए या फिर समाप्त कर देना चाहिए। रॉल्स के अनुसार देखें तो रॉल्स के न्याय सिद्धांत के दो मुख्य दार्शनिक उपकरणों की बात करें तो समाज में न्याय की स्थापना के लिए एक निष्पक्ष और तार्किक ढांचा तैयार करने के लिए क्या समाज में न्याय की स्थापना के लिए एक निष्पक्ष और तार्किक ढांचा तैयार करने के लिए रॉल्स ने हमारे दो काल्पनिक लेकिन अत्यंत शक्तिशाली दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन किया था। कौन कौन से दो दार्शनिक विचार है उनकी बात करें। पहला विचार आता मूल स्थिति, मतलब द ओरिजिनल पोजिशन। ओरिजिनल पोजीशन की बात करें तो ये हमारे पारंपरिक सामाजिक समझौतों का ही एक आधुनिक रूप है। ये हमारे जो पारंपरिक समझौते होते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, इनका ही एक आधुनिक रूप है। रोज ये कल्पना करते हैं कि समाज के पुनर्गठन और न्याय के नियम तय करने के लिए क्या समाज के पुनर्गठन और न्याय के नियम तय करने के लिए हमें समाज के सभी प्रतिनिधियों को एक मेज पर इकट्ठा करना होगा। क्या करना होगा? समाज के सभी प्रतिनिधियों को एक मेज पे इकट्ठा करना होगा और यहाँ वे पूरी तरह से स्वतंत्र होने चाहिए, तार्किक और समान होने चाहिए। जो भी हमारे प्रतिनिधि एक मेज पे इकट्ठे होंगे वे सारे के सारे क्या पूरी तरह से स्वतंत्र और तार्किक और समान है। बात करें हमारे अज्ञानता का पर्दे की, मतलब वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करें तो ये हमारे रोल्स के दर्शन का सबसे क्रांतिकारी उपकरण है। रोल्स ये कहते हैं कि मूल स्थिति में बैठे सभी प्रतिनिधि, जो हमने देखा था मेज पे बैठे हैं, मूल स्थिति में बैठे सभी प्रतिनिधि के चेहरे पर एक अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब उन्हें ये पता नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब क्या है? अज्ञानता के पर्दे का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता है कि वास्तविक समाज में उनकी खुद की जाति, लिंग, वर्ग, धर्म, रंग या फिर नस्ल क्या है। कि मतलब उनको ये चीज बिल्कुल भी नहीं पता है कि वास्तविक समाज में उनकी स्थिति क्या है, और उसे ये भी नहीं पता कि वह अमीर पैदा होने वाला है या गरीब, स्वस्थ होगा या दिव्यांग होगा, बहुत बुद्धिमान होगा या सामान्य बुद्धिमान। तो इसे हम कहते हैं अज्ञानता का पर्दा। दार्शनिक तर्क की बात करें तो जब व्यक्तियों को अपनी वास्तविक सामाजिक स्थिति का पता नहीं होता तो वे अपनी व्यक्तिगत पसंद या स्वार्थ के आधार पर नियम नहीं बना सकते। ऐसी स्थिति में क्या होगा? हर व्यक्ति अनजाने में सबसे खराब स्थिति को ध्यान में रखकर ही नियम बनाएगा। हर व्यक्ति के अनजाने में सबसे जो खराब स्थिति होती है उसको ध्यान में रख के ही नियम बनाएगा। वो सोचेगा यदि मैं अज्ञानता का पर्दा हटने के बाद समाज का सबसे गरीब या शोषित वर्ग व्यक्ति निकला तो भी मेरे अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। इस प्रकार क्या है? अज्ञानता के पर्दे के पीछे लिए गए निर्णय पूरी तरह से निष्पक्ष और न्यायसंगत होंगे। ये थे हमारे क्या जॉन रॉल्स के विचार। अब रॉल्स की बात करें तो जॉन रॉल्स के न्याय के दो बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो अज्ञानता के पर्दे के पीछे विचार विमर्श करने के बाद रॉल्स के अनुसार
प्रतिनिधि सर्वसम्मति से न्याय के दो मुख्य सिद्धांतों को चुनेंगे। क्या अज्ञानता के पर्दे के पीछे क्या है? विचार विमर्श करने के बाद रॉल्स के अनुसार सब प्रतिनिधि क्या है? सर्वसम्मति से न्याय के दो मुख्य सिद्धांतों को चुनेंगे जो हमारे वरीयता के क्रम में लागू होते हैं। पहला सिद्धांत था समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। क्या द इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल की बात करें, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, ये पहला सिद्धांत लागू होगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी स्वतंत्रता जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मत देने की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, निजी संपत्ति का अधिकार, इनका व्यापक और समान अधिकार होना चाहिए। जो स्वतंत्रता है इनका क्या व्यापक और समान अधिकार होना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाज के व्यापक आर्थिक लाभ के लिए छीना नहीं जा सकता। या किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाज के व्यापक आर्थिक लाभ के लिए छीना भी नहीं जा सकता। अब हम देखें सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का सिद्धांत, जो दूसरा सिद्धांत है उसकी बात करें तो रोल्स क्या पूरी तरह से पूर्ण आर्थिक समानता की वकालत नहीं करते थे। एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात कभी भी नहीं करते थे। वो ये मानते थे कि समाज में कुछ असमानता अपरिहार्य और स्वाभाविक है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। ये असमानता क्या बहुत ज्यादा जरूरी है और स्वाभाविक है। लेकिन ये असमानता केवल तभी नैतिक रूप से स्वीकार्य होगी जब वे दो शर्तों को पूरा करेगी। क्या ये असमानता है तभी नैतिक रूप से स्वीकार की जा सकती है जब वो निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करती है। पहली शर्त आती है हमारी अवसर की उचित समानता का सिद्धांत। फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो समाज में पद, गरिमा और सरकारी नौकरियां सभी नागरिकों के लिए खुली होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उनके उन्हें प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। अंतर के सिद्धांत की बात है द डिफरेंस प्रिंसिपल की, तो रोल्स के दर्शन का सबसे अनूठा हिस्सा है समाज में सामाजिक आर्थिक असमानताएं इस प्रकार व्यवस्थित की जानी चाहिए कि उनसे समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त और सर्वाधिक पिछड़े व्यक्ति को अधिकतम लाभ हो सके। जिसे हम कहते हैं अंतर का सिद्धांत। तो समाज में क्या सामाजिक और आर्थिक असमानताएं इस प्रकार से व्यवस्थित की जानी चाहिए जिससे कि हमारे समाज से सबसे कम सुविधा प्राप्त और सर्वाधिक पिछड़े वर्ग है या पिछड़े व्यक्ति है उनको अधिकतम लाभ पहुंच सके। फिर बात करें उन्होंने उपयोगितावाद की आलोचना की। किसकी? क्रिटिक्स बने किसके? यूटिलिटेरियन के, मतलब उपयोगितावाद का उन्होंने आलोचना की। तो रोल्स ने जेरेमी बेंथम और जेएस मिल के उपयोगितावाद मतलब यूटिलिटेरियन के सिद्धांत मतलब अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का कड़ा विरोध किया। रोल्स के तर्क की बात करें तो उपयोगितावाद बहुसंख्यक आबादी के बड़े लाभ और सुख के लिए समाज के किसी एक छोटे हिस्से, अल्पसंख्यक वर्ग या फिर गरीब व्यक्ति के बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रता का बलिदान देने को सही ठहरा सकता है। क्या हमारे उपयोगितावाद क्या करता है? बहुसंख्यक आबादी के बड़े लाभ या सुख के लिए समाज के किसी एक छोटे हिस्से, अल्पसंख्यक वर्ग या गरीब व्यक्ति के बुनियादी अधिकारों या स्वतंत्रता के बलिदान देने को क्या सही ठहरा सकता है। जैसे विकास के नाम पर आदिवासियों को बिना पुनर्वास के बेदखल कर देना, मतलब वहां से भगा देना, ये हमारे उपयोगितावाद में सही माना जा सकता है। जबकि रॉल्स का दृष्टिकोण इससे अलग है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा अखंड है जिसे समाज के सामूहिक कल्याण के नाम पे भी भंग नहीं किया जा सकता। न्याय की बात करें तो न्याय क्या है? बहुसंख्यकों के सुख पे नहीं, न्याय बहुसंख्यकों के सुख पे नहीं बल्कि सभी की गरिमा पे आधारित होना चाहिए। अब देखें समकालीन परिप्रेक्ष्य और भारतीय संदर्भ में इसकी बात देखें तो जॉन रॉल्स की विचारधारा केवल पश्चिमी देशों के लिए नहीं है बल्कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक देश में सामाजिक न्याय मतलब सोशल जस्टिस की स्थापना के लिए बहुत ही बड़ा नैतिक और कानूनी रोड मैप देती है। कैसे? ये देती है हमारे सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण की बात। ये क्या करती है? हमारे सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण की बात करती है। तो भारत में मतलब अफर्मेटिव एक्शन की बात करें, जो हमारे भारत में आरक्षण होता है अमेरिका या यूरोपीय देशों में जिसे अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। तो भारत में अनुसूचित जाति मतलब एससी, एसटी और जो हमारे ओबीसी है, उनके लिए शिक्षा और नौकरी में दिया जाने वाला जो आरक्षण है, रोल्स के अवसर के उचित समानता अंतर के सिद्धांत का सर्वोत्तम व्यवहारिक उदाहरण है। और ये समाज के वंचितों के लिए क्या समान धरातल तैयार करता है, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करता है। फिर कल्याणकारी राज्य और अंत्योदय की बात करें तो भारत सरकार की वो सभी योजनाएं जो सीधे तौर पर समाज के अंतिम छोर पे जो क्या करती है सीधे तौर पर समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लक्षित करती है। जैसे हमारा मुफ्त राशन है, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य योजना, मनरेगा, छात्रवृत्तियां, ये सब रोल्स के अंतर के सिद्धांत के पूर्णतः अनुकूल है। क्यों? क्योंकि ये नीति क्या असमानता को कम करके कमजोरों को अधिकतम लाभ पहुंचाती है। ये नीतियां क्या करती है? असमानता को कम करती है और सीधे कमजोरों को अधिकतम लाभ पहुंचाती है। अब हम देखेंगे लोक प्रशासन में जॉन रॉल्स के विचारों का महत्व। तो एक सिविल सेवक या प्रशासनिक अधिकारी के लिए जॉन रॉल्स की विचारधारा निर्णय लेने का एक अचूक उपकरण है। कैसे? तो हितों के टकराव और दुविधाओं का समाधान। तो जब किसी नीति को लागू करते समय अधिकारी के सामने कोई नैतिक दुविधा आ जाए तो उसे अज्ञानता के पर्दे वाले दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे अज्ञानता के पर्दे वाले दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिए और अपनी
व्यक्तिगत, धार्मिक और वर्गगत पहचान को भूल करके ये सोचना चाहिए कि क्या यह निर्णय बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए न्याय संगत है या नहीं। करुणा आधारित प्रशासन की बात करें तो रॉल्स का दर्शन अधिकारियों को नियमों की केवल यांत्रिक या सूखी व्याख्या करने से रोकता है और उन्हें ये याद दिलाता है कि नीति का वास्तविक उद्देश्य समाज के निचले स्तर पर जीवन यापन कर रहे जो नागरिक है उनके जीवन स्तर को ऊपर लेके आना, मतलब गांधी जी के अंत्योदय के समान उनके जीवन स्तर को ऊपर लाना या ऊपर उठाना। निष्कर्ष के रूप में देखें निष्कर्ष के रूप में देखें तो जॉन रॉल्स की विचारधारा हमें ये महत्वपूर्ण नैतिक संदेश देती है, या जॉन रॉल्स की जो विचारधारा है ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक सीख देती है। किसी भी समाज या राष्ट्र की महानता इस बात से नहीं मापी जा सकती कि उसके सबसे अमीर लोग कितने समृद्ध है या फिर उसके पास कितनी उन्नत तकनीक है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वह समाज अपने सबसे कमजोर, गरीब और असहाय नागरिक के साथ कितना न्यायपूर्ण व्यवहार करता है। तो रोल्स का न्याय का सिद्धांत सुशासन का वास्तविक नैतिक कंपास है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने नीति शास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जॉन रोल्स के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।